कॉमन फैटी एसिड्स, सामान्य वसा अम्ल। समृद्ध वसाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल वे ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर या ट्राईग्लिसराइड होते हैं। इन ट्राईग्लिसराइडों में विद्यमान तीनों कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रकृति के हिसाब से वसाओं व तेलों के कई प्रकार बनते हैं। कार्बन परमाणुओं की लंबी संतृप्त या असंतृप्त श्रृंखला युक्त मोनोकार्बोक्सिल अम्ल ही वसा अम्ल होते हैं। इन वसा अम्लों में संतृप्त या असंतृप्त कार्बन परमाणु सदैव सीधी श्रृंखला में होते हैं। ये शाखा युक्त नहीं होते हैं। इनमें वलय संरचना भी सामान्यतः नहीं होती। कुछ समय पहले ही दो ऐसे वसा अम्लों की खोज की जा चुकी है जिसमें साइक्लोप्रोपिन संरचना होती है, मालवेलिक अम्ल तथा स्टरक्यूलिक एसिड। वसा अम्लों को सामान्य नामों से ही जाना जाता है। इनके सामान्य नाम ग्रीक या लैटिन शब्द होते हैं जो इनके स्रोत से संबंधित होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले लगभग सभी वसा अम्लों में कार्बन परमाणुओं की इवन संख्या पाई जाती है। प्रमुख वसा अम्ल एवं उनके स्रोत व स्रोत आदि की जानकारी इस सारणी में दी गई है। इनके नाम, अणुसूत्र, संरचना सूत्र व स्रोत दिए गए हैं। ये सारणी है प्रमुख संतृप्त वसा अम्लों की। इस सारणी में प्रमुख असंतृप्त वसा अम्लों के बारे में दिया गया है। किसी वसा अथवा तेल में किस किस संगठन के कितने कितने ट्राईग्लिसराइड विद्यमान हैं, इनकी सही जानकारी मिलना तो कठिन है, लेकिन किसी तेल अथवा वसा में प्रमुखतः किस किस वसा अम्ल की कितनी प्रतिशत मात्रा उपलब्ध है, यह ज्ञात किया जा सकता है। इस सारणी में कुछ प्रमुख तेलों एवं वसाओं में विद्यमान वसा अम्लों की प्रतिशत मात्रा को दिखाया गया है। ग्लिसराइड तेलों में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रतिशत मात्रा अधिक है, जबकि वसाओं में संतृप्त वसा अम्लों की प्रतिशत मात्रा अधिक है। रासायनिक दृष्टि से वसा व तेल दोनों ही ट्राईग्लिसराइड हैं, बस इनकी भौतिक अवस्था का ही अंतर है। वसाओं का गलनांक उच्च होता है अतः सामान्य कमरे के ताप पर ये ठोस या अर्ध ठोस रूप में होती हैं, जबकि तेलों का गलनांक अत्यंत कम होता है अतः सामान्य ताप पर ये द्रव अवस्था में होते हैं। यदि हम ट्राईग्लिसराइडों की संरचना पर ध्यान दें तो इन सब का कारण स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। यदि किसी ट्राईग्लिसराइड में तीनों वसा अम्ल संतृप्त हों तो उनकी सम्मति जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं एक दूसरे पर आसानी से पैक हो जाती हैं, जिससे पदार्थ ठोस या अर्धठोस अवस्था में आ जाता है। लेकिन यदि किसी ट्राईग्लिसराइड में द्विबंध युक्त असंतृप्त अम्ल आ जाए तो अणु की सम्मति बिगड़ जाएगी, जिससे अणुओं की निकटतम पैकिंग संभव नहीं होगी। इससे अणुओं की द्रव अवस्था में आ जाता है। और यदि वसा अम्ल की श्रृंखला में दो द्विबंध आ जाएं तो अणु में विकृति और अधिक हो जाएगी, जिससे अणु और दूर दूर हो जाएंगे। फलत पदार्थ द्रव अवस्था में आ जाता है, अर्थात उसके गलनांक का मान और भी कम हो जाता है। और यदि तीन द्विबंध युक्त लिनोलीन अम्ल आ जाए तो अणु की विकृति में और वृद्धि हो जाएगी तथा उसका गलनांक और घट जाएगा। इन असंतृप्त अम्लों में जो एथिलीन द्विबंध होते हैं वे सबसे अवस्था में होते हैं।